फर्स्ट केस यहां पे लिखा है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट नॉट फ्रॉम, कि आईबीसी के अंदर केसेस कब आ सकते हैं, लिमिटेशन पीरियड विल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिफॉल्ट एंड नॉट फ्रॉम द आईबीसी कमेंसमेंट डेट। एक केस याद है, ठीक है। सेकंड केस लॉकडाउन वाला याद आ रहा है क्या? हाँ, लॉकडाउन के अंदर जो एक्सटेंशन मिला था उसका बेनिफिट सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका लास्ट डेट टू फाइल अपील इज फॉलिंग इन लॉकडाउन। जिसका लॉकडाउन के पहले लास्ट डेट एक्सपायर हो गया उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। थर्ड सेकंड पे देखेंगे, फोर्थ बाद में, फिफ्थ बाद में, सिक्स्थ merely ask for further info। हाँ, क्या सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगना क्वालिफाइज फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट? द आंसर इज नो। 7 8 9 बाद में 10 आर्बिट्रेशन, डिमांड नोटिस आया उसके बाद में अगर आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया है तो क्या है प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट में क्वालिफाई होता है? नहीं। 11 12 13 14 15 सीधा सूट फाइल टू डीआरटी वाज विद इन लिमिटेशन। कौन सा वाला केस याद आ रहा है क्या? कि उन्होंने उन्होंने यहां पर कॉज ऑफ एक्शन है, उसके बाद में उन्होंने 6 साल बाद केस है आईबीसी में, लेकिन विद इन द लिमिटेशन पीरियड डीआरटी में तो फाइल कर दिया था और बाद में ट्रांसफर हुआ आईबीसी में, तो इट विल बी सेट टू बी विद इन द लिमिटेशन पीरियड। उसके बाद में 16 17 18 नहीं देगा 19 कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट इज नेवर टाइम बार्ड। 8,10,000 कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट इज नेवर टाइम बार्ड। उसके बाद में 20th रिफंड ऑफ डिपॉजिट अनकंडीशनल, डीआरएटी कभी भी अगर आपसे अपील के टाइम पे डिपॉजिट मांग रहे हैं तो डिपॉजिट का जो रिफंड इट हैज टू बी अनकंडीशनल। 21 इट ओवरराइड्स त्रिपुरा एक्ट। इट व्हाट? सारफेसी ओवरराइड्स त्रिपुरा एक्ट कि हम वो पीस ऑफ लैंड किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं इवन टू समवन हु डज नॉट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी। 22 एप्लीकेबल टू जेएनके। हां, सारफेसी इज एप्लीकेबल टू जेएनके, जेएनके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे सुप्रीम रहेगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। 23 डिपॉजिट इज मैंडेटरी फॉर अपील। चुन्नू फैशंस नहीं पे कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिट इज मैंडेटरी, मैक्सिमम उसको कम किया जा सकता है बट वेव नहीं किया जा सकता। उसके बाद 24 नच वाली एनडीए, एक एनडीए को वायलेट किया, वेदर दिस अमाउंट्स टू प्री एक्जिस्टिंग डिस्प्यूट? द आंसर इज यस। 25 26 वहां पे 27 सारफेसी एंड आर्बिट्रेशन। क्या सारफेसी और आर्बिट्रेशन कैन गो हैंड इन हैंड? यस, इट कैन गो हैंड इन हैंड। उसके बाद में 28 आरडीबीएफआई का कोई प्रोविजन होगा, देखते हैं। नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, शायद देखेंगे तो समझ में आएगा। 30 31 होटल आईटीसी, हाँ आईटीसी ब्लू कोस्ट होटल वाले, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया था दैट यू विल हैव टू हैंड ओवर द होटल टू आईटीसी विद इन 6 months। ये एक फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था। 32 सीडी क्लेम, मनी पेड, ओसी क्लेम आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसी तो पसंद है हमको। ये व्यक्ति कह रहा है पैसे दे दिया है, वो कह रहे हैं पैसे नहीं दिया है, वेदर दिस इज द प्री एक्जिस्टिंग डिस्प्यूट? यस। 33 नहीं है यहाँ पे। 34 नॉट एप्लीकेबल एग्रीकल्चर लैंड, हाँ कि हमारा सारफेसी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है भाई साहब। 35 अपील अगेंस्ट अवार्ड, अगर अवार्ड के अगेंस्ट अपील की गई है तो क्या ये भी प्री एक्जिस्टिंग डिस्प्यूट होता है? द आंसर इज यस। यहाँ पे ये सारे पेज पे क्लियर हो गए, इस पूरे पेज पे हमें मोरलेस सारे याद आ गए, ये हमें ओपन करके देखना पड़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो हाउ समथिंग समहाउ यू कैन रिवाइज द एंटायर टॉपिक। चलो यहां पर आते हैं बचे हुए, अब बात कर लेते हैं 1 2 3 डॉक्यूमेंट क्लियरली स्टेटिंग लोन इज आउटस्टैंडिंग। तो कैसा कोई प्रोविजन होगा 3 वाला, इतना क्लियरली याद तो नहीं आ रहा है कौन सा वाला है, बट ऐसा ही कुछ होगा जिसके अंदर एक बार अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया है उसी डॉक्यूमेंट पे सेकंड टाइम भी दिखाएंगे तो चलेगा क्या? चलेगा, ऐसा ही कुछ होगा शायद, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, वी नॉट वेरी श्योर। 4th प्रोसीडिंग अगेंस्ट गारंटर, हाँ ये याद आ रहा है हमको कि भाई जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सीआरपी चल रही है कि गारंटर के अगेंस्ट सारफेसी में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, यस, क्योंकि मॉरिटोरियम सीआईआरपी के सीडी के अगेंस्ट होता है, मॉरिटोरियम गारंटर के अगेंस्ट नहीं होता। 5 वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो गई तो वहां हाई कोर्ट से एनसीएलटी के पास आ गई। 6 वहीं हो चुका है। 7 यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर्स ऑन असेट ऑफ अ सीडी, याद नहीं आ रहा है हमको कौन सा है। टी गार्डन केस, हाँ कि मान लीजिए टी एक्ट में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा? जी नहीं, आईबीसी विल ओवरराइड टी एक्ट। अग्रीमेंट स्टेट्स फाइल सूट इन फॉरेन, हाँ कि अगर मान लीजिए दो पार्टीज के अंदर उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया कि कोई भी झगड़ा हुआ तो दे लीजिए टू फाइल अ केस इन फॉरेन कंट्री, फिर भी क्रेडिटर के आईबीसी में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद में क्या क्लेम काउंटर क्लेम के केस चलेंगे आईबीसी के दौरान? यस। प्रमोटर चैलेंज कर सकता है कि कभी के रेजोल्यूशन प्लान में हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है? जी नहीं। वाइंडिंग अप पिटीशन हाई कोर्ट एनसीएलटी में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्विस रिबन का केस, आईबीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सेटलमेंट रीच केस विड्रॉन, क्या सीओसी के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले सेटलमेंट रीच कर सकते हैं? जी हां, सेटलमेंट कैन बी रीच एंड केस कैन बी विड्रॉन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। फिर लिक्विडेशन ऑर्डर नो रिव्यू, हां लिक्विडेटर कभी भी रिव्यू और रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द लिक्विडेशन ऑर्डर। एंड दूसरा टेकअवे इस केस का क्या था? यस, अ कंपनी कैन आल्सो बी सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। 18 ट्रेड यूनियन, क्या ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जोशी? यस। 19 ऊपर कर लिया हमने। फिर यहाँ पे 25 7 days टू रिमूव द डेफिशिएंसी, इट इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी? डायरेक्टरी। उसके बाद में डेटर ऑब्लिगेशन इज अनकंडीशनल। ये किसकी बात करें? एमआरए वाली कहानी कि जो हमारा महाराष्ट्र रिलीफ एक्ट आ गया था उसमें हमें सस्पेंड कर दिया, नथिंग डूइंग, आईबीसी विल ओवरराइड। और हमारा एक हमने अग्रीमेंट किया था मास्टर रिस्ट्रक्चरिंग जिसके तहत बैंक ने बोला था कि वो थोड़ा और पैसा देगा, उन्होंने दिया, हम भी नहीं दे रहे। इट डजंट वर्क दैट वे। योर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, योर लायबिलिटी इज व्हाट? अनकंडीशनल। सूट पेंडिंग अंडर सारफेसी एंड आरडीबीएफआई, लेकिन अगर लिक्विडेशन नहीं हुआ है इट कैन बी ट्रांसफर टू आईबीसी। एप्लीकेशन फाइल की तो अपील विद इन 30 days ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, आईबीसी में अपील हैज टू फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर। कोर्ट की प्रोसीडिंग में एनसीएलटी में आपका लॉयर खड़ा है, आपने बता दिया है, वहीं से चालू हो जाएगा टाइम पीरियड 30 days का। फिर आर्बिट्रेटर रिजेक्टेड क्लेम देन ओसी कांट अप्लाई, ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा डिस्प्यूट चल रहा था उसमें इट हैज बीन हेल्ड कि कोई ड्यूज पेबल नहीं है, तो क्या मैं आईबीसी में जा सकता हूं? नहीं, जब कोई ड्यूज पेबल ही नहीं है तो आप आईबीसी में नहीं जा सकते। ये आ गया नो नोटिस टू सीडी,
नो नोटिस टू सीडी, हाँ वो वाला केस हमारा कि सीडी को कोई नोटिस ही नहीं दिया और वो लोग आगे बढ़ गए और फिर देखा कि अरे नोटिस ही नहीं दिया था, उन्होंने कहते कि हाँ तो इस केस को वापस हम रिमांड बैक करते हैं, अरे यार लेकिन क्या हो चुका है, सेटलमेंट, इसलिए केस को कर दिया कैंसिल हमने। फिर 3 केस, आरओसी के पास पिक्यूनरी जुरिडिक्शन वाला गया कि रजिस्ट्रार, आरओसी मतलब ये आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नहीं है, ये है रजिस्ट्रार ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास क्या पावर है कि वो डिसाइड कर ले, नहीं उसके पास कोई पावर नहीं कि वो डिसाइड करे कि केस विल बी एडमिटेड और नॉन, इवन ऑन द बेसिस ऑफ पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। उसके बाद में हाई कोर्ट क्या बुक्स ऑफ हाई कोर्ट क्या अपने असेट्स को अनफ्रीज कर सकता है ड्यूरिंग सीआरपी, नो। उसके बाद में सीओसी का जो कमर्शियल विजडम है उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता है, जी नहीं। सीओसी को मन है तो वो एक ऐसा प्लान भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जिससे बेहतर प्लान, ज्यादा अमाउंट का प्लान उनके पास में, इट इज द कमर्शियल विजडम व्हिच कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद अनलेस देयर इज अ बायसनेस। और लास्ट, इंटरेस्ट फ्री लोन का एफसी होता है क्या, द आंसर इज यस। आर वी गुड हियर? यस। अगर इस प्रकार से आप लोग रिवाइज कर लेते तो